नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। हमारे नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे की लेक्चर सीरीज में भी आपका स्वागत है और इकोनॉमिक सर्वे की लेक्चर सीरीज का ये चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, शुरुआती चैप्टर्स में हम बेसिक आर्थिक परिदृश्य देखा, फिर उसके बाद में कृषि और उससे संबंधित जितने भी विषय थे वो देखे, उसके बाद ग्रामीण विकास देखा एंड उसके बाद में उद्योग जगत को देख लिया हमने। एंड देन चैप्टर नंबर 5 में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। बेसिकली आप इंफ्रास्ट्रक्चर जानते ही होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राज्य या किसी भी देश की बेसिक नीड्स होती है। बेसिक नीड्स इन दी सेंस कि किसी राज्य को चलाने के लिए उसकी धमनियाँ होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जिनके थ्रू जो है पूरा सिस्टम चलता है। लाइक आपको पूरे राज्य में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सड़कों की ज़रूरत होती है, तो सड़क रिगार्डिंग रेल की ज़रूरत होती है, तो रेलवे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। पुल वगैरह बनाने होते हैं तो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आएंगे। ओके, उसके अलावा आपको ऊर्जा की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप विदाउट बिजली कुछ नहीं करते, 24 घंटे आपको लाइट चाहिए होती है, तो ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगी। डाक विभाग की ज़रूरत होती है, सेवा क्षेत्र में मोबाइल वगैरह इन सब की ज़रूरत होती है। तो बेसिक जो नीड्स या तो सरकार के द्वारा या बड़े बड़े प्लेयर्स के द्वारा जिनके द्वारा सिस्टम चलता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना कहलाती हैं। और जिस भी राज्य का या जिस भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है वो राज्य और वो देश सबसे तेज़ गति से उन्नति करता है। विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर आप कुछ भी नहीं कर सकते। किसी भी राज्य की आपको उसके विकसित होने का अनुमान लगाना है तो उस राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। जो गरीब राज्य होगा वहाँ पे सड़कें टूटी फूटी होंगी, वहाँ पे बिजली कम आती होगी, वहाँ पे पानी की सुविधाएं नहीं होंगी। और जो अमीर राज्य या अमीर देश होगा वहाँ पे सड़क, पानी, बिजली, पुल, ऊर्जा, डाक, ये सब जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से होता है। तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर नंबर 5 का नाम है आधारभूत संरचना का विकास, जिसमें हमें ऊर्जा यानी एनर्जी के बारे में बात करनी है, सड़क, परिवहन, डाक एवं दूरसंचार विभाग, आपदा प्रबंधन एवं सहायता, इनमें ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में जो लिखा है उनके हिसाब से बात करनी है। ठीक है, मोस्टली हमें ऊर्जा के बारे में बात करनी है। एक्चुअली में इकोनॉमिक सर्वे में ऊर्जा पे काफ़ी खास जोर दिया गया है, तो ऊर्जा पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें राजस्थान में ऊर्जा की उपलब्धता कितनी है और उस उपलब्धता के बावजूद भी उसका उपभोग कितना हो रहा है। और उपलब्धता से पहले हमें ये भी देखना होगा कि ऊर्जा उत्पादन कितने तरीके से हो रहा है और कितना हो रहा है आपका। देन फिर हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा गांव में विद्युतीकरण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, उनमें दो प्रमुख योजनाएं। सबसे पहले दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, ठीक है, ये विद्युत वितरण के लिए, एंड उसके अलावा पीएम कुसुम योजना, ये अपनी सौर ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए दी गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो एग्ज़ाम बनते हैं वो सौर ऊर्जा से रिलेटेड बनते हैं। ओके, सौर ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा, ठीक है, अक्षय ऊर्जा जिसे क्षय नहीं किया जा सके, जो बार बार रिन्यू की जा सकती है, वो होती है अक्षय ऊर्जा। ठीक है, तो उसका उत्पादन कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट अभी इतना हो रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में जो डाटा दिया है उस हिसाब से 5002 मेगावाट। ओके, उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये उत्पादन इंस्टॉल्ड क्षमता ज़्यादा है, इंस्टॉल्ड क्षमता तो और ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उत्पादन इतना हो रहा है। ओके, सोलर पार्क और मेगा प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना है, सोलर रूफटॉप पावर स्कीम के बारे में पढ़ना है, रेस्को मोड पावर सोलर रूफटॉप योजना, इसके बारे में थोड़ा सा देखना है। देन पवन ऊर्जा का कुछ डाटा है। बाकी देखो, अब जो ये डाटा है ना, ये रट लेना, प्री और मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे जस्ट समराइज कर दिया है वो सारा का सारा। हमारे राजस्थान में पवन ऊर्जा की जो क्षमता है वो है 127 गीगावाट पवन ऊर्जा डेवलप करने की क्षमता है आने वाले फ्यूचर में। और वर्तमान में हम जो है वो करीब करीब 4338 मेगावाट जो है वो इंस्टॉल्ड कर चुके हैं पवन ऊर्जा। फिर जैविक द्रव्य ऊर्जा, ठीक है, जैविक द्रव्य ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जिसके 13 संयंत्र लगाए हुए हैं और 120 मेगावाट की जो है वो अभी उत्पादन किया जा रहा है। मोस्टली सरसों की तूड़ी और जूली फ्लोरा के द्वारा जो है वो बायोमास ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। हमारे राजस्थान में सड़कों की बात अगर मैं करूँ, जस्ट ओवरव्यू में ही बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो है बाद में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये रट लिया आपने तो प्री एग्जाम या मेंस एग्जाम में कुछ ना कुछ आप डाटा लिखित होगे। ओके, जस्ट इतना रट लीजिएगा। राजस्थान में 2,72,959 किलोमीटर की जो इस समय वर्तमान में सड़कें हैं, एंड उनमें से नेशनल हाईवे हैं 10,000 किलोमीटर के और स्टेट हाईवे हैं 15,000 किलोमीटर के, और उसके अलावा जिला लेवल की सड़कें और ग्रामीण पथ जो हैं उनको जोड़ने वाली हैं।
विकास पथ 5 वर्ष का प्लान किया गया बाल टू बाल विकास पथ बनाने का, जिसमें हर गांव में 1 किलोमीटर तक लंबी जो है वो सड़कें निर्माण करने का, हर गांव के लिए विकास पथ मेन जो रोड है उससे जोड़ने के लिए। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सड़क जा रही है इस तरीके से और यहाँ कोई गांव है, ठीक है। अब इस गांव को इस सड़क से जोड़ने के लिए विकास पथ का जो है वो, पहले इसका नाम गौरव पथ था, बाद में इसका नाम विकास पथ कर दिया गया, ओके। और इसकी लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई 5.50 मीटर की आसपास। RSRTC राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 में हुई है और इसके द्वारा महिला दिवस पे, रक्षाबंधन पे और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क यात्रा का प्रावधान किया गया है। मोटर वाहन पंजीकरण इस समय राजस्थान में 2 करोड़ के ज़्यादा राजस्थान में मोटर वाहन पंजीकरण हो चुका है। रेलवे राजस्थान में 67,956 किलोमीटर रेलवे है, जो कि ऑल इंडिया का 8.63% है। डाक एवं दूरसंचार सेवाओं की अगर मैं बात करूं तो 10,287 इस समय हमारे यहाँ राजस्थान में डाकघर हैं, ओके। और टेलीकॉम उपभोक्ता राजस्थान में 6.68 करोड़ हैं, ओके। जो जनसंख्या है उसके आसपास में पूरे के पूरे हैं। अब देख लीजिए एक बार दोबारा से कि आधारभूत संरचना हम पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक सर्वे की मैंने आपको बात बताई है कि इकोनॉमिक सर्वे में से सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है, उठा के सीधा निकाल लेते हैं। तो वो चीज़ें याद करना रटना जब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। इसमें मेरे हिसाब से समझने की चीज़ें नहीं है। आधारभूत संरचना आपने समझ ली। अब आधारभूत संरचना में सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट हम पढ़ने वाले हैं वो ऊर्जा के बारे में बात करने वाले हैं। ऊर्जा का मैंने काफ़ी बार आपको बताया हुआ है और आपको भी पता है। ऊर्जा जो होती है 2 तरीके से हो सकती है, या तो परंपरागत या अच्छे तरीके से, और एक होती है गैर परंपरागत या अच्छे, ठीक है, अच्छे ऊर्जा, ठीक है। परंपरागत तरीके से या तो आप जो है वो हाइड्रो पावर जनरेट कर लें, यानी पानी से पन बिजली उत्पादन कर लें, या आप कोयला के द्वारा थर्मल पावर यानी तापीय विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर लें, ठीक है। यानी जीवाश्म से आधारित जो भी ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी वो कौन सी होती है, परंपरागत। और अच्छे यानी जो खत्म नहीं होने वाली हो और जो बार बार उसे रिन्यू किया जा सके, जैसे कि सौर ऊर्जा सबसे इम्पोर्टेंट आता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, समुद्रीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। इवन इफ इसमें नाभिकीय ऊर्जा को भी इसी में शामिल कर लिया जाता है। तो ये कैसी है, अच्छे ऊर्जा। तो अब हमें ऊर्जा वाले पॉइंट पे फोकस करना है। एक हो गई ऊर्जा अच्छे ऊर्जा और एक हो गई अच्छे ऊर्जा, रिन्यूएबल एंड ये हुआ नॉन रिन्यूएबल और ये हुआ रिन्यूएबल, ठीक है। तो ये ही फोकस करना है। बाकी ये वाला जो डाटा है ये बार बार मैं बोलूँगा तो याद हो जाएगा, तभी इम्पोर्टेंट है, ओके। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ज़्यादा समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो रटा हुआ होना, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन। अब हमें राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन का डाटा, उत्पादन उपलब्धताएं और योजनाएं, डाटा और उत्पादन जो है वो रटने ही पड़ेंगे, ठीक है। देखो कोई भी बिजली के रिगार्डिंग अगर बात की जाती है तो पहले आपको बिजली को उत्पादन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई ताप घर है, ठीक है, वहाँ पे बिजली को उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। अब उत्पादन करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए, या न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए, या सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए, या विंड एनर्जी जनरेट की जाए, या सी एनर्जी जनरेट की जाए, सी टाइडल एनर्जी जनरेट की जाए। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे बिजली का उत्पादन किया जाता है। और बिजली उत्पादन वाला सीधा एक कॉन्सेप्ट होता है और वो कॉन्सेप्ट होता है यांत्रिक ऊर्जा को आप मोस्टली यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब ये जो होता है वो डायनामो के द्वारा होता है, डायनामो के द्वारा, ठीक है। एक डायनामो होता है, या आपने देखा होगा कार वगैरह में, कहीं पे भी ट्रैक्टर वगैरह में जब भी आप खोलेंगे तो एक डायनामो को कैसे भी करके घुमाया जाता है, और जैसे वो घूमता है तो बैक साइड में वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैग्नेट्स होते हैं, उनके द्वारा जो है वो विद्युत जनरेट की जाती है। तो यहाँ पे तापीय विद्युत घर हो या न्यूक्लियर विद्युत घर हो या सौर वाला घर हो या इलेक्ट्रिसिटी वाला हो, तो यहाँ पे विद्युत जनरेट की जाएगी। अब विद्युत जनरेट हो गई तो अब विद्युत को जो है वो यहाँ कोई गांव है, ठीक है, यहाँ गांव है और इस गांव में एक घर है, ओके, ये घर है। अब इस घर में भी यहाँ एक बल्ब जल लगा हुआ है, ओके, यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है। अब इस विद्युत को यहाँ तक पहुँचाना है, इस बल्ब तक या इस टीवी तक पहुँचाना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या किया जाएगा, यहाँ बीच में विद्युत का ट्रांसमिशन किया जाएगा, ठीक है, स्थानांतरण किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, स्थानांतरण, ओके ओके, ये होता है ट्रांसमिशन, बीच में आता है। फिर उसके बाद में इसे जीएसएस स्टोर्स पे स्टोर किया जाएगा, ठीक है। एंड फिर जीएसएस स्टोर से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, वितरण किया जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, वितरण किया जाएगा। तो बिजली को आपके घर पहुँचने के लिए एक पूरी लंबी प्रोसेस होती है, उत्पादन किया जाता है, फिर उसका ट्रांसमिशन किया जाता है एंड फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वितरण किया जाता है।
तब जाके आपके घरों में वो बिजली पहुंचती है। तो हमें एक तो इसका ये डाटा सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्पादन किस तरीके से कितना किया जा रहा है, बस ये डाटा याद रखना है। बाकी ट्रांसमिशन के लिए कितनी लाइन लगी हुई है वही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे क्या योजनाएं चलाई गई हैं ताकि हर व्यक्ति को जो है वो बिजली मिल सके, ये हमें देखना है। ओके, बिजली उत्पादन की अगर बात करें तो हमारा राजस्थान इस समय कुल मिलाकर के 23,321 मेगावाट का प्रोडक्शन कर रहा है, दैट्स इट। ओके, और उसमें सबसे ज़्यादा है वो तापीय विद्युत ऊर्जा है। तापीय विद्युत ऊर्जा यानी कोयला के द्वारा कोयला को गर्म करके फिर पानी को भाप में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो भाप जो होती है वो टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन से फिर जो है वो विद्युत जनरेट की जाती है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट थर्मल एनर्जी ही हम यूज कर रहे हैं। सोलर वाला जो है अभी वर्तमान में इंस्टॉल्ड जो हो चुका है, ये इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल्ड यानी अधिष्ठापित हो जाना, और प्रोडक्शन यानी उसमें से यूज कर लिया जाना। इन द सेंस ये आप कंफ्यूज नहीं रखना, दो चीज़ें हैं, मैं बार बार बोलूँगा, ठीक है। फिर भी डाटा आपको पूरा रटा हुआ होना चाहिए जैसा इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। अब भले ही डाटा चेंज हो चुका होगा वर्तमान में। ओके, एक होता है इंस्टॉल्ड, अधिस्थापित, ओके, एक होता है प्रोडक्शन। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे राजस्थान में अडानी जी जो है वो लंबा इन्वेस्ट कर देते हैं 50,000 करोड़ का, और वो बहुत बड़े 4 पार्क बना देते हैं 100 मेगावाट के या 1,000 मेगावाट के। तो 4,000 मेगावाट का जो है वो उन्होंने इंस्टॉलमेंट लगवा दिया, ठीक है। लेकिन इंस्टॉलमेंट लगने के बाद में उसका प्रोडक्शन आने में, उसको उत्पादन शुरू करने में एक टाइम लगता है एक्चुअली में। ये स्थापित तो हो गए लेकिन वो चालू नहीं हो पाए, तो उनका प्रोडक्शन नहीं आएगा। एक होता है कि हाँ स्थापित है, रखा हुआ है, और अगर वो चालू कंडीशन में है और वो प्रोडक्शन दे रहा है तो वो प्रोडक्शन में शामिल कर लिया जाएगा। तो अभी वर्तमान में इंस्टॉल्ड जो सोलर एनर्जी है हमारे राजस्थान में वो 9,228 मेगावाट है। विंड एनर्जी जो है वो 4,338 मेगावाट की है, और बायोमास जो है वो 120 मेगावाट का ही प्रोडक्शन हो रहा है, इतना ही इंस्टॉल्ड है। ये एक्चुअली में चेंज नहीं हुआ काफ़ी टाइम से, पिछले 2-3 इकोनॉमिक सर्वे में सेम टू सेम दिया हुआ है। अगर हम बात करें बिजली स्थानांतरण की, ट्रांसफ़र बिजली या ट्रांसमिशन ऑफ बिजली, तो उसके लिए बड़ी बड़ी जो हाई टेंशन लाइन होती हैं वो हमारे राजस्थान में 42,562 किलोमीटर के तार बिछे हुए हैं, और उन सब को मैनेज करने के लिए, वो ट्रांसमिशन लाइन है उन सब को मैनेज करने के लिए हमारे राजस्थान में एक अभिनव योजना चलाई गई है। वो जो तार हैं उनमें प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे पे उनमें लोड नहीं पड़े, ग्रिड पे लोड नहीं पड़े, तो उस सब को मैनेज करने के लिए एक योजना चलाई गई है राजस्थान सरकार द्वारा, अभिनव योजना। उसके द्वारा स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एवं परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है, जिसे हम इस शॉर्ट में STNAMS कहते हैं। अब इसमें से सवाल सिर्फ इतना बन सकता है कि इसके बारे में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, या ये पूछा जा सकता है कि अभिनव योजना किससे संबंधित है। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन, हाई टेंशन लाइन की बात कर रहा हूँ, जो घर पे आ रही है उस लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो हाई टेंशन लाइन है वो ग्रिड से संबंधित हैं, उनको मैनेज करने के लिए, उनको प्रबंध करने के लिए STNAMS अभिनव योजना शुरू की है, स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एवं परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली। ओके, एंड देन बिजली उपभोक्ताओं की बात करें तो अब हम एंड कंज्यूमर पे आ गए लास्ट में कि कितने लोग यूज कर रहे हैं। तो हमारे राजस्थान में 1.33 करोड़ जो हैं वो उपभोक्ता, 1.77 करोड़ 73 करोड़ जो हैं वो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, यानी इतने घरों में बिजली के कनेक्शन लग चुके हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट डाटा में कि सबसे ज़्यादा कौन है, तो घरेलू घर उपभोक्ता सबसे ज़्यादा है हमारे राजस्थान में। क्या गाँव में पूरा बिजलीकृत हो चुका है? नहीं, गाँव में 99% गाँव बिजलीकृत हो चुके हैं। 43,000 के आसपास गाँव बिजलीकृत हो चुके हैं, वहाँ पहुँच गई है बिजली। और गाँव में करीब करीब 93,97,हज़ार यानी 94 लाख ग्रामीण विद्युत परिवारों में विद्युत कनेक्शन पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे एक सवाल कौन कौन से बने, सवाल अगर हम देखें तो पहला तो हमारे राजस्थान में कुल उत्पादन कितना किया जा रहा है, 23,331 मेगावाट का। सबसे ज़्यादा, अगला सवाल प्री के लिए बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान में जो विद्युत उत्पादन किया जा रहा है वो किस के तहत किया जा रहा है, किस प्रणाली से किया जा रहा है, तो वो है तापीय विद्युत ऊर्जा के द्वारा जो है वो तापीय थर्मल एनर्जी जनरेट की जा रही है, तो वो सबसे ज़्यादा है। ओके, और अगर अगला सवाल पूछा जाए, हमारे राजस्थान में इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग सोलर ऊर्जा की इंस्टॉल्ड क्षमता कितनी है, तो 9,228 मेगावाट की है। विंड एनर्जी की स्थापित क्षमता और उसका प्रोडक्शन कितना है,
और यहाँ पे अगर मैं सोलर का प्रोडक्शन बोलूँ तो 5002 मेगावाट है। ओके, विंड एनर्जी की जो स्थापित क्षमता है वो 4338 मेगावाट है और प्रोडक्शन है 3734 मेगावाट। ओके, 3734 मेगावाट। बायोमास का 120 आपको रटा ही रटा होना चाहिए। अभिनव योजना, इसका फुल फॉर्म STNMS का फुल फॉर्म है स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एवं परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली। ओके, एसेट मैनेजमेंट प्रणाली, एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में कुल जितने भी उपभोक्ता हैं हमारे राजस्थान में बिजली उपभोग करने वाले, उनमें सबसे ज़्यादा घरेलू उपभोक्ता हैं और राजस्थान के 99% गाँव में बिजली पहुंच चुकी है, 100% नहीं हुआ। ये इकोनॉमिक सर्वे से उठा के मैंने डाली हुई डेटा है। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है राज्य की स्वयं की भागीदारी वाली योजना है, केंद्रीय परियोजनाओं से राज्य को कितना आवंटित हो रहा है, REC और RSML और निजी क्षेत्र के द्वारा पवन ऊर्जा, बायोमास, सौर ऊर्जा की परियोजना है, ये यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। ओके, तो यहाँ अगर आप देखना चाहें तो इनको तो आप रहने दीजिए 2021, क्योंकि आप इनमें बहुत सारे में कन्फ्यूजन हो जाएंगे। बट जो डाटा आपको रटा होना चाहिए कि हम जो है वो पवन ऊर्जा का उत्पादन इतना कर रहे हैं। ओके, ये जो ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है पवन ऊर्जा का, ठीक है। बाकी फाइनल आप इतना याद रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सौर ऊर्जा का ये आधा लिखा हुआ है, इसके अलावा भी और उत्पादन किया जा रहा है दूसरे तरीके से, वो इसमें शामिल ही नहीं किया है। ओके, तो कुल मिला के 5002 मेगावाट तो सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, 120 मेगावाट का, अब एक्चुअली में उन्होंने गलत लिखा हुआ था तो मैंने इस 120 वहाँ पे तो 102 मेगावाट लिखा हुआ, पिछले 3 साल से इतना ही बता रहे हैं। अब पता नहीं क्या हो रहा है, बायोमास में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। ओके, तो दैट्स इट। आप ये वाला डाटा आप याद रख लेना। ओके, बाकी चीज़ें भूल जाना, ये वाला डाटा आप रख लेना, दैट्स एनफ। ओके, इसमें से ही आपका प्री में सवाल बन जाएगा। ओके, अब सौर ऊर्जा उत्पादन, एक होती है क्षय ऊर्जा, एक होती है अक्षय ऊर्जा। मैंने अभी जस्ट बताई थी क्षय ऊर्जा जो कि ख़त्म हो जाती है, और इसमें थर्मल प्लांट के बारे में बात करें, थर्मल एनर्जी, तो हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसी तरीके से किया जाता है। कोटा में 1983 में, कोटा की चंबल नदी के किनारे आपने देखा होगा तो बड़े बड़े आपको चिमनी टाइप की दिखती हैं, तो वहाँ पे कोटा में जो है वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। वहाँ पे 7 यूनिट हैं 1241 मेगावाट की, बहुत अच्छे तरह। उसके बाद में सूरतगढ़ में जो है वो 2820 मेगावाट की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, और सूरतगढ़ जो है वो पहला सुपर थर्मल प्लांट था। ओके, पहला सुपर थर्मल प्लांट था जिसमें मोस्टली जो है वो 2000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली जनरेट की जाती है, वो सुपर थर्मल प्लांट होते हैं। ओके, उसके बाद में छाबड़ा में 12 में, एंड ये 6 यूनिट हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, बाकी इसमें कुछ भी याद करने का नहीं है, बट इतना ये पॉइंट याद रखना कि सबसे ज़्यादा जो है वो हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, वो थर्मल एनर्जी किया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा रावतबाटा में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया, 6 यूनिट है, 1080 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। जल विद्युत परियोजनाएं आपको बाकी पता हुआ, चंबल नदी पे बनी हुई है, भाखड़ा नदी पे बनी हुई हैं, ब्यास हिमाचल प्रदेश पर, एंड नर्मदा, माही, इन नदियों पे जो है वो जल विद्युत परियोजनाएं बहुत सारी बनी हुई छोटी छोटी। इधर अक्षय ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा की क्षमता है अपनी 127 गीगावाट की, इंस्टॉल्ड है अपना 4338 मेगावाट का, और प्रोडक्शन किया जा रहा है 3742 मेगावाट का। तो अब इसमें थोड़ा सा डाटा में आप कन्फ्यूजन मत रखना, जितना मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो याद करने की कोशिश कर लेना आप, क्योंकि अब चेंज भी हो गया होगा, बट इकोनॉमिक सर्वे में जितना लिखा हुआ है उतना ही है। अगला की जो है वो प्री का सवाल बनता है कि विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी कब आई, तो 2019 में आई थी। और पवन ऊर्जा के जो सबसे इम्पोर्टेंट और सवाल बनता है कि पहला पवन ऊर्जा का जो संयंत्र लगाया गया था वो अमर सागर जैसलमेर में लगाया गया था, और सबसे बड़ा लगाया यहाँ पे बड़ा बाग जैसलमेर में लगाया गया। ओके, ये पवन ऊर्जा से रिलेटेड है। क्षमता 127 मेगावाट की है, वर्तमान में प्रोडक्शन 3742 मेगावाट का हो रहा है। इससे रिलेटेड पॉलिसी 2019 में आई थी। अमर सागर में पहला यहाँ पे विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट लगाया गया था। बायोमास ऊर्जा की बात करें तो उत्पादन 1120 मेगावाट का है, कुल 13 संयंत्र हैं। सरसों की तूड़ी, जूड़ी फ्लोरा और गोबर, इनसे जो है वो बायोमास का उत्पादन किया जाता है, और बायोमास से रिलेटेड नीति 2010 में आई थी। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सौर ऊर्जा।
राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावनाएं अपार हैं। राजस्थान में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, 325 दिन के आसपास धूप निकलती है। और राजस्थान की अगर एरिया की बात करें तो उस एरिया की खास बात यह है कि तीव्र किरणें पड़ती हैं और उनसे हम करीब करीब 6 से 7 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर पर डे सौर विकिरण निकलती हैं। तो फिर उसके द्वारा इतनी एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये राजस्थान में सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता। तो ये वाला सवाल भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो सौर ऊर्जा की किरणें पड़ती हैं उनसे पर स्क्वायर मीटर पर डे कितना जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, तो 6 से 7 किलोवाट तक की। ओके, और राजस्थान में सौर कितने दिन तक दिखता है? 325 दिन तक दिखता है। राजस्थान में सोलर एनर्जी की क्षमता है 142 गीगावाट की। आने वाले फ्यूचर में हम इस लेवल तक पहुंच सकते हैं कि हम 142 गीगावाट तक जो है वो सोलर एनर्जी जनरेट कर सकें। वर्तमान में इतना इंस्टॉल्ड है। अब ये डाटा जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बार बार मुझसे गड़बड़ियाँ हो रही हैं। अभी मैंने जो लेटेस्ट जो पढ़ा था उसमें 5002 मेगावाट पड़ा हुआ था। बाकी आप अपडेट कर लेना आज के हिसाब से अपना कोई जो है वो, या अगला इकोनॉमिक सर्वे आए तो उस हिसाब से अपडेट कर लेना। बाकी न्यूज़ में न्यूएस्ट जो अपडेट आ रहा है वो 5002 मेगावाट तक का आ रहा है। ओके, उसके बाद में राज्य में अच्छे ऊर्जा निगम RREC सौर ऊर्जा विकास के लिए नोडल एजेंसी बनाई गई है। ये थोड़ा सा याद रखना। राजस्थान में अच्छे ऊर्जा के लिए जो नोडल एजेंसी है वो राजस्थान अच्छे ऊर्जा निगम है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन। और इसी के अंडर में कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जैसे बड़ला में सोलर पार्क जोधपुर में जिसकी इंस्टॉल्ड क्षमता है 2245 मेगावाट की। फलौदी और पोखरण में सोलर पार्क बनाया गया जिसकी इंस्टॉल्ड क्षमता है 750 मेगावाट की। फतेहगढ़ में सोलर पार्क बनाया गया है। उसके अलावा नोखा बीकानेर में भी सोलर पार्क बनाया गया है। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये सबसे बड़े बड़े सोलर पार्क बनाए गए हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पहली सौर ऊर्जा नीति 2011 में आई थी और नवीनतम सौर ऊर्जा नीति जो है वो 18 दिसंबर 2019 को आई है। और इसके तहत ये कहा गया था कि हमें 2024-25 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का टारगेट करना है। बाकी अभी हम इतना इंस्टॉल्ड कर चुके हैं तो निश्चित सी बात है आगे आने वाले 2024-25 तक जो है वो हम सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा देंगे, निश्चित सी बात है। ओके, भारत सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स, ये रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट जो हैं वो पेरिस क्लाइमेट समिट हुआ था उसी के तहत भारत सरकार ने डाले थे कि हम 2030 तक, वैसे तो 2022 का टारगेट था उनका कि 100 गीगावाट तक जाएंगे और वो 100 गीगावाट वाला जो है वो टारगेट पूरा हो चुका है। एंड 2030 तक का उनका टारगेट है कि हम 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करेंगे। ये भारत सरकार का टारगेट है। और हमारी राज्य सरकार का टारगेट का एक न्यू पॉलिसी के अनुसार, न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी के अनुसार कि हम 2024-25 तक 30 गीगावाट तक का उत्पादन कर लेंगे। और 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब लोगों की ऊर्जा तक पहुंच बनाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं? दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, कुसुम योजना, रूपटॉप योजना एंड रेस्को योजना, 4 योजनाएं ये पढ़नी है आपको। देखो, वैसे तो मैंने बता दिया कि गांव का विकास करना है, तो गांव के विकास के लिए आपको गांव के लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए, बाकी इंटरनेट सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बिजली का होना। और बिजली का मतलब आपको हर गांव में, हर घर में 24 घंटे 7 दिन तक आपको ऊर्जा पहुंचानी चाहिए वहाँ लोगों के लिए, और वो भी कैसी? सस्ती ऊर्जा पहुंचनी चाहिए। ओके, तो ये ग्रामीण विकास तभी कहलाता है। तो वो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है वो शुरुआत की गई थी और इसके तहत 2022 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को बिजली कनेक्शन से जोड़ना है जो 24 घंटे 7 दिन तक रहे। और अभी तक हमारे राजस्थान में 99% गाँव में बिजली पहुंच चुकी है। पहले एक ऐसी योजना चलती थी जिसका नाम था सौभाग्य योजना, जिसमें भी प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें BPL को फ्री बिजली कनेक्शन दिए गए थे और इसके लिए इसको योजना को संचालन करने के लिए नोडल एजेंसी बनाई गई थी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ओके, REC। तो ये इसकी नोडल एजेंसी बनाई गई थी। और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत कौन कौन से गांव जुड़ चुके हैं, कौन कौन से गांव नहीं जुड़े हैं, तो एक रियल टाइम डाटा एप्लीकेशन बनाया गया। रियल टाइम मतलब डेली अपडेट होने वाला, हर टाइम अपडेट होने वाला। अगर कोई नया गांव जुड़ा तुरंत अपडेट हो जाता है। गर्भ एप्लीकेशन, पहले गर्भ था उसका अब सेकंड फेज आ गया, तो गर्भ सेकंड के रूप में एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके तहत आप देख सकते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत कौन कौन से गाँव जो है वो बिजलीकृत हो चुके हैं। एक योजना कुसुम योजना, किसान ऊर्जा सुरक्षा एंड उत्थान महाअभियान, ठीक है।
हमारे राजस्थान इंडिया सरकार की योजना है ये, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान एवं उत्थान महाअभियान कुसुम योजना। ओके, अब इसका उद्देश्य क्या है? नॉर्मल सा उद्देश्य इसका ये है कि जो किसान है पहले अन्न उत्पादन करता था, अब अन्न उत्पादन के साथ साथ में वो अब ऊर्जा उत्पादन भी करने लग जाए। तो मतलब क्या रहा? मतलब रहने का ये रहा कि कुसुम योजना के तहत किसान, सरकार चाहती है कि किसान जो है वो अपने घरों में या खेतों में सोलर प्लेट्स लगाएं और उन सोलर प्लेट्स को जो है वो ग्रिड से जोड़ दिया जाए, ग्रिड से जोड़ करके और उससे बिजली का उत्पादन किया जाए। ठीक है, ये सरकार चाहती है कुसुम योजना के तहत। ठीक है, ओके। तो किसानों के खेतों पे जो है वो बड़े बड़े सोलर प्लेट लगाए जाएं और उसके द्वारा जो है वो बिजली का उत्पादन किया जाए। और इसके लिए हमारी सरकार जो है वो सब्सिडी देती है किसानों को सोलर प्लेट्स लगाने के लिए। तो यहाँ पे उनका जो टैगलाइन है वो अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने की उनकी टैगलाइन है। और इसमें सोलर पंप एवं ग्रिड से जुड़े उपकरण जो हैं उनमें किसान को जो सहायता दी जाती है, किस तरीके से दी जाती है कि कोई भी किसान अपने यहाँ पे सोलर प्लेट लगाना चाहता है, मान लीजिए कि वो सोलर प्लेट लगाना चाहता है 10 लाख की, ओके, और 10 लाख की सोलर प्लेट लगा के ऑनलाइन ग्रिड से जोड़ के सरकार को बिजली बेचना चाहता है, तो उस सोलर प्लेट्स लगाने के लिए सेंटर 30% सब्सिडी देगी, स्टेट 30% सब्सिडी देगा और किसान को सिर्फ 40% पैसा लगाना है, यानी 60% तो सब्सिडी से मिल गया। और 10 लाख का अगर उसे लगाना है तो 10 लाख में तो शायद 6 लाख का तो सब्सिडी हो गया, 4 लाख का उसे किसान को खुद को खर्चा वहन करना पड़ेगा। और फिर उसमें भी ये सहायता की गई है कि उस 4 लाख में भी आपको 30% लोन दिलवा देंगे, इस तरीके से बात की गई है। तो ये अपनी कुसुम योजना है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एंड उत्थान महाअभियान। इसके 3 घटक हैं। 3 घटक में पहला घटक इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 घटक तो नॉर्मल से ही हैं। पहला घटक क्या है कि कोई भी किसान चाहे तो अपने खेत पे सौर संयंत्र लगा सकता है, 500 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक के, काफ़ी बड़े होते हैं ये। और सौर संयंत्र लगाएगा तो वो ग्रिड कनेक्टेड होने चाहिए। ग्रिड कनेक्टेड इन द सेंस कि बिजली उत्पादन किया तो आपने उसे तार के द्वारा जो मेन लाइन जो आ रही है उसके साथ में जोड़ दिया, ताकि आपने जो बिजली उत्पादन किया है उसे जीएसएस तक पहुंचाया जा सके या स्टोर किया जा सके। और नॉर्मली ये सब स्टेशन यानी जीएसएस के 5 किलोमीटर की परिधि में होने चाहिए, ओके। और इस समय टोटल मिला के 623 सोलर प्रोजेक्ट्स इनके द्वारा कुल मिला के 722 मेगावाट का जो है वो उत्पादन किया जा रहा है, ओके। एंड पहला कुसुम सोलर प्रोजेक्ट जो था वो भालोजी गांव में कोटपुतली में लगाया गया था और वो 1 मेगावाट का था, ओके। एक्चुअली में ये टारगेट है, इतने हमें जो है वो सोलर प्रोजेक्ट डालने हैं एंड उसके द्वारा इतनी मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाना है, ओके। पहला यह ध्यान रख लेना, भालोजी गांव कोटपुतली में लगाया गया था पहला। और घटक ए का जो क्रियान्वयन किया जा रहा है आरआरई, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। घटक बी और घटक सी जो है वो कंपोनेंट बी और सी तो नॉर्मल से ही है। और बी और सी में क्या है कि बी और सी में सोलर पंप जो है वो सोलर पंप जो ऑफ ग्रिड हैं पहले के, सरकार 25,000 सोलर पंप सेट बांट रही है। सोलर पंप मतलब जो आप बिजली जो पानी निकालते हैं खेतों में किसान, वो बिजली के द्वारा निकालते हैं, बिजली ट्रांसमिशन लाइन वाली, उसके बजाय सरकार बोल रही है कि आप अपने खेतों पे सोलर पंप लगाओ ताकि आपको बिजली खरीदनी नहीं पड़ेगी, ओके। और कंपोनेंट सी में उन्होंने बोला हुआ है कि आप पुराने अगर आपके ट्यूबवेल वगैरह हैं तो उनको हटा के नए ट्यूबवेल लगाओ, तो वो सिर्फ और सिर्फ सोलर पंप वाले ही लगाओ, ओके। सरकार 12,500 पंप पे जो है सब्सिडी देगी और इधर नए पे 25,000 पंप सेट जो है वो सब्सिडी के द्वारा दिए जाएंगे, ओके। तो ये हैं इसके कुसुम योजना के 3 घटक। और यहाँ पे 2024-25 तक का टारगेट है, एक्चुअली में 2024-25 तक का टारगेट है 30 गीगावाट का राजस्थान सरकार का, ओके। दैट्स इट, ये कुसुम योजना किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ओके। उसके बाद में सोलर रूफ टॉप पावर जनरेशन स्कीम, ये नॉर्मल सा है कि जो आपके घर हैं उनके ऊपर आप अपना रूफ के टॉप के ऊपर जो है वो सोलर प्लेट्स लगवाइए, और निजी घर हो या सोसाइटी हो सोलर प्लेट लगवाइए, आपको जो है वो सब्सिडी दी जाएगी
और उसमें जो है वो 30% और 70% खुद को बैन करना पड़ेगा। सब्सिडी 30% एंड 70% खुद को बैन करना पड़ेगा। और इतना अभी स्थापित हो चुका है 36 मेगावाट, ये अकॉर्डिंग टू दी इकोनॉमिक सर्वे है, बाकी चेंज भी हो चुका होगा अब तक। तो रेस्को मोड सोलर रूफ टॉवर प्लांट ये राजस्थान ऊर्जा सर्विस कंपनी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। ये सरकारी जितने भी भवन हैं, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी बिल्डिंग, उनके ऊपर जो है वो सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सोलर प्लेट्स लगाई जा रही हैं और वहाँ से खुद सरकार जो है वो बिजली खरीद रही है 4.25 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है। ओके। उसके अलावा मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना, पिछले साल गहलोत जी के द्वारा चलाई गई थी, 1 मई 2021 से शुरू की गई थी। इसमें क्या है, ग्रामीण उपभोक्ताओं को जो बिजली दी जा रही है उस पर उन्होंने छूट दी। और छूट किस तरीके से दी कि आपको प्रति माह 1,000 रुपये तक के बिजली के बिल पे छूट है। अगर आपका बिजली का बिल 1,000 से कम आ रहा है तो आपका बिजली का बिल आएगा ही नहीं, एक तरीके से जीरो आएगा। अगर 1,000 से ऊपर आ रहा है तो 1,000 रुपये कम कट के आ रहा है, मान लीजिए कि 1200 बिल आया तो आपका बिल आपके घर पे सिर्फ 200 ही आएगा। और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष तक होता है और समायोजन प्रक्रिया लागू होती है इसमें। ओके। मान लीजिए कि इस महीने आपका सिर्फ 500 का बिल आया और अगले महीने 1500 का बिल आया तो ये एडजस्ट हो जाएगा और आपका जीरो बिल हो जाएगा। ओके। और इसमें बिल तो जमा कराना होता है आपको उस टाइम में, तो लेकिन बाद में आपके खाते में सब्सिडी आ जाती है पूरी की पूरी पर मंथ की 1,000 रुपये वाली बिल जमा कराने के बाद में। ओके। फिर उस समय सरकार के द्वारा प्रशासन गांव के संघ और शहरों के संघ अभियान चलाए गए, तो ये तो थोड़ा सा याद रख लेना। 2 अक्टूबर 2021 से शुरू किए गए थे। प्रशासन गांव और शहरों के संघ मतलब क्या है कि एक जगह पे एक गांव में सभी अधिकारियों को ले जाके बैठा दिया जाता है सरकार के द्वारा, और गांव की जितनी भी समस्याएं हैं सब अधिकारी दे दिए जाते हैं उनके लिए, तहसीलदार, एसडीएम, रेवेन्यू से रिलेटेड हो या लड़ाई झगड़े से रिलेटेड हो, सब एक जगह बैठा दिए जाते हैं और गांव वालों के लिए बोल दिया जाता है कि तुम्हारी जितनी भी समस्याएं आज लेके आओ, आज ही निस्तारण कर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा सिस्टम चलाया जाता है हमारे गहलोत जी के द्वारा। ओके। प्रशासन गांव एवं शहरों के संग इलेक्ट्रॉनिक वाहन की खरीद पे हमारी राजस्थान सरकार ने एक छूट दी है। स्टेट जीएसटी में टोटली छूट दी गई है और वो आपको रिफंड कर दी जाती है। ओके। किसान मुख्यमंत्री किसान योजना ये 1 मई 2021 से शुरू की गई थी और ये प्री एग्जाम में लास्ट ईयर पूछ लिया गया है। ओके। अब बात करें सड़कें, तो ये सड़कें सिर्फ डाटा ही डाटा है। इसमें कुल मिला के 2,72,959 किलोमीटर की वर्तमान सड़कें हैं। ठीक है। हम जब आज़ाद हुए थे तो 1947 में सिर्फ 13,553 किलोमीटर की सड़कें थी और वो भी लो क्वालिटी की होंगी। एंड नेशनल हाईवे कितने हैं हमारे राजस्थान में, 10,668 किलोमीटर, 618 किलोमीटर का। स्टेट हाईवे है अपना 15,621 किलोमीटर का। हाईएस्ट ग्रामीण सड़क जो है हमारे ऑल राजस्थान की, ये जो आपको मैंने बताया कि 2,72,959 किलोमीटर सड़क है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है, ग्रामीण सड़क है। और नेशनल हाईवे 10,000 है और स्टेट हाईवे 15,000 है और हाईएस्ट क्या है, ग्रामीण सड़क 1,83,000 के आसपास में। और 87% गाँव में जो है वो सड़क की कनेक्टिविटी है, 13% गाँव में अभी तक नहीं हुई है। सड़क घनत्व की बात करें तो राजस्थान में 79 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर में जो है वो सड़क घनत्व है। और इंडिया की बात करें तो 167, राजस्थान की 79 और इंडिया की 167। उसके अलावा NHAI राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण राजस्थान में इस समय इसके कुल मिला के 42 कार्य प्रगति पे इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा लिखा हुआ है। अब ज़्यादा आ गए होंगे तो उसका पता नहीं, बट वर्तमान में 42 जो है वो हैं। हमारे केंद्र सरकार की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है वो भारतमाला परियोजना है। ओके। और इसमें संपूर्ण भारत में 34,800 किलोमीटर का जो है वो सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और उसमें से हमारे राजस्थान में 1,039 किलोमीटर हमारे राजस्थान के लिए आती है। उसमें से कौन सा हिस्सा आ रहा है, एक तो इम्पोर्टेंट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस बन रहा है, तो उसका एक भाग ऊपर वाला जो होता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का, उसे बोला जाता है दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड। तो उसमें से 374 किलोमीटर जो है वो हमारे राजस्थान से होके, ओके, ये अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा होते हुए जाता है। तो ये 374 किलोमीटर हमारे राजस्थान से होते हुए। उसके अलावा सागरिया, सांचौर, सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, इसमें से कुल मिला के 637 किलोमीटर राजस्थान से, ये भी भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ये भी भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। ओके। राजस्थान में स्टेट हाईवे प्राधिकरण को जो है कब शुरू किया गया, तो ये अपना 2 जून 2015। डेटा बस इतना याद रखना है, काम क्या है क्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। PM ग्रामीण सड़क योजना, ये फ्री के लिए है, सब कुछ जितना भी डाटा यहाँ डाला गया है वो सब फ्री के लिए है।
पीएम ग्रामीण सड़क योजना अटल बिहारी सरकार के समय पे 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी और उस समय हर गांव को जो है वो सड़क से जोड़ने की योजना थी। 250 प्लस आबादी वाला हर गांव जो है वो उसको ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड के साथ जोड़ना था। तो इसी के कारण जो है वो भारत ने एक काफ़ी बड़े लेवल पे उन्नति करी थी। राज्य सड़क निधि योजना, ठीक है, एक तरीके का एक फंड है ये, ठीक है, और इस फंड के तहत 500 प्लस आबादी वाले गांव हैं उनको जोड़ने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक फंड बनाया गया था, जहां पे भी 500 से ज़्यादा जनसंख्या है उनको जोड़ने के लिए बनाया गया था। उसके अलावा ग्रामीण गौरव पथ योजना, ये 2014-15 में वसुंधरा राजे सरकार के समय शुरू की गई थी। ग्राम पंचायत को 1 किलोमीटर तक, मतलब हर प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 किलोमीटर तक की सड़क का निर्माण करना। ओके, ये ग्रामीण गौरव पथ योजना है। ओके, अब बस वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया है, विकास पथ कर दिया गया है। ओके, चेंज करके विकास पथ 5 वर्ष में बॉल टू बॉल विकास करना है पूरे गांव में, एंड लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई 5.50 मीटर की, ठीक है। बस ये पॉइंट है विकास पथ का। पहले इसका नाम ग्रामीण गौरव पथ था, इस समय अशोक गहलोत सरकार के टाइम पे या नई सरकार के टाइम पे विकास पथ कर दिया गया। उसके बाद में राज्य सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से हमारे राजस्थान में चलाई जा रही है। रिडकोर सड़क क्षेत्र में पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। राज्य में सड़क के निर्माण के लिए नीति बनाई गई 1994, 2013 और 2021 में राज्य सड़क नीति बनाई गई है। आरएसआरटीसी की स्थापना राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कमीशन, इसकी स्थापना जो है वो 1 अक्टूबर 1964 में शुरू की गई थी। और मोक्ष कलश सेवा योजना हरिद्वार तक के लिए, ये उस समय कोविड के टाइम पे चलाई गई थी। लोगों को हरिद्वार अस्थि विसर्जन के लिए ले जाने के लिए मोक्ष कलश सेवा योजना चलाई गई थी। ओके, उसके अलावा मोटर वाहन पंजीकरण नॉर्मल मैंने बता दिया कि कितने हो चुके हैं, 6.68 करोड़ के आसपास में जो है वो तो अपना उसका है 2 करोड़ के आसपास में कुल मिलाकर मोटर पंजीकरण हो चुके हैं। जीवन रक्षक योजना, ये काफ़ी अच्छी योजना है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। जीवन रक्षक योजना कि कहीं पे भी रास्ते चलते हुए किसी व्यक्ति के साथ में दुर्घटना घटित हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाने लग जाते हैं और उस व्यक्ति को सहायता नहीं पहुंचाते हैं टाइम पे। तो जीवन रक्षक योजना हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई बहुत अभिनव पहल योजना है। इसके तहत अगर आप किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हो, तो पहली बात तो जो हॉस्पिटल पहुंचा व्यक्ति है उसको मुफ्त इलाज होने वाला है। निजी सरकारी किसी भी प्रकार का हॉस्पिटल हो उसमें मुफ्त इलाज होने वाला है। और उसके अलावा जिसने उसे पहुंचाया है, जिसने उसकी सहायता करी है, उसको 5,000 रुपये दिए जाएंगे और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इसके लिए सड़क सुरक्षा कोष बनाया गया है 100 करोड़ का। ये काफ़ी अच्छी योजना है, बहुत प्यारी योजना है, ये तरीके की योजना है, मतलब अपने आप में एक चमत्कार टाइप की होती हैं। एंड सभी राज्य सरकार को उस तरीके से फॉलो करना चाहिए। मतलब आप एक्सीडेंट होने पे क्या करते हैं, लोग एक्सीडेंट होने पे वीडियो बनाने लग जाते हैं या कौतूहलवश देखने लग जाते हैं, कोई भी उस व्यक्ति की सहायता नहीं करता है। जीवन रक्षक योजना, इसके तहत अगर आप कोई एक्सीडेंट हुआ व्यक्ति है उसकी सहायता करते हैं तो आपको 5,000 रुपये तुरंत मिलेंगे एंड आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने इसका जीवन रक्षा की है। ओके, और एक्सीडेंट वाले को आप कहीं पे भी ले जाना, आप बस बोल देना कि एक्सीडेंट हुआ है, इमरजेंसी में ले जाके मुफ्त इलाज होने वाला है। ओके, दैट्स इट। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, इसकी कुल लंबाई 1350 किलोमीटर है, 8 लेन है। ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र से जाता है। राजस्थान में 7 जिलों से हो जाता है और 374 किलोमीटर की इसकी लंबाई राजस्थान से गुजरती है। राजस्थान में रेलवे की बात करें तो इतना 67,956 किलोमीटर का रेलवे हमारे राजस्थान में। 8.83% ऑफ इंडिया रेलवे जो है वो राजस्थान में। जयपुर मेट्रो रेलवे, ठीक है, जो कि जयपुर मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के द्वारा शुरू की गई है। 1 जनवरी 2010 में इसका काम शुरू हुआ था। ओके, एंड फेज़ 1A में मानसरोवर टू चांदपोल तक कनेक्ट किया गया था। फेज़ 1B में चांदपोल टू बड़ी चौपड़ तक कनेक्ट किया गया था। और उसके बाद में फेज़ 1C में बड़ी चौपड़ टू ट्रांसपोर्ट नगर काम चल रहा है। फेज़ 2 में सीतापुरा टू अम्बावाड़ी यानी 23 किलोमीटर लंबी ये जो मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी, जिस पे अभी कोई काम चल नहीं रहा है, ये बाद में शुरू होगी। ओके, लेकिन सबसे बाद में और सबसे लंबी बनने वाली है फेज़ 2 वाली, सीतापुरा टू अम्बावाड़ी वाली। ओके, राजस्थान में डाक विभाग डाकघर जो है वो 10,287 है और टेलीफोन उपभोक्ता जो है वो 6.69 करोड़ है। ओके, अब बस यही है, इसमें से प्री में ज़्यादा सवाल बनेंगे, मेंस में एक ओवरव्यू में बन सकता है कि राजस्थान की अधोसंरचना पे आप अपना टिप्पणी कीजिए या विस्तार से लिखिए।
तो आप बता सकते हैं कि अधोसंरचना के अंतर्गत ऊर्जा, सड़क, परिवहन, और ये सब शामिल होते हैं। एंड हमारे राजस्थान में कि कुल ऊर्जा उत्पादन जो 23,000 मेगावाट हो रहा है, उसमें से सौर ऊर्जा का इतना उत्पादन हो रहा है, 5,002 मेगावाट का हो रहा है। उसके अलावा आप बोल सकते हैं हाईएस्ट थर्मल वाला हो रहा है। ओके, तो ये एक ओवरव्यू में बोल सकते हैं। अब प्री के लिए आपको रटी होनी चाहिए चीज़ें। ओके, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना किसके लिए चलाई गई थी, आप सबको पता है। ये गांव के लेवल पे जो है वो हर घर कनेक्टिविटी के लिए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना बनाई गई थी। पीएम कुसुम योजना याद आ गई, 3 घटक हैं इसके। ओके, 3 घटक हैं इसके। 3 घटकों में पहला घटक सबसे इम्पोर्टेंट है, 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक का जो है वो अन्नदाता से ऊर्जा दाता बनाने का प्लान है। ओके, और सब्सिडी किस तरीके से, 30% सेंटर, 30% स्टेट और 40% किसान को देना पड़ेगा, और 40% में भी 30% लोन मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अपना पीएम कुसुम योजना है। सौर ऊर्जा, ये उत्पादन, ये नया डाटा है, अपडेटेड, ये डाटा याद रख लेना। ओके, उसके अलावा सौर ऊर्जा पार्क एवं मेगा सोलर पार्क प्रोजेक्ट विकास, ये मैंने बता ही दिया। बड़े बड़े जो सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं भड़ला में, बलौदी में, फतेहगढ़ में, नौखा में। सोलर रूफटॉप पावर स्कीम, ये निजी घर या सोसाइटी के ऊपर अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे 30% सब्सिडी दी जाती है। उसके बाद में रेस्को मोड सोलर रूफटॉप, ये राजकीय भवन है उन पे लगाने के लिए जो है वो रेस्को मोड सोलर रूफटॉप, इसमें सरकार जो है वो बिजली खरीदती है। और बाकी ये वाला डाटा आपको रटा होना चाहिए, बार बार ये रटा होना चाहिए, प्री में एक सवाल यहाँ से बन जाएगा। ओके, दैट्स इट। पवन ऊर्जा 127 गीगावाट की क्षमता, इंस्टॉल्ड अपना 4338 मेगावाट हो चुका है। ओके, और 3700 मेगावाट के आसपास जो है वो उत्पादन किया जा रहा है। और बायोमास ऊर्जा 120 मेगावाट के 13 संयंत्र लगे हुए हैं, सरसों, तोड़ी, जुलू फिलरा, इनके द्वारा जो है इसका उत्पादन किया जाता है। सड़कें 2,72,959 किलोमीटर सड़कें हैं। नेशनल हाईवे 10,000 हैं, स्टेट हाईवे 15,000 हैं। हाईएस्ट सड़कें ग्रामीण सड़कें। ओके, विकास पथ, ये राजस्थान सरकार की, पहले इसका नाम गौरव पथ था, अब विकास पथ, 5 वर्ष में बाल टू बाल विकास करना है और विकास पथ का निर्माण करना है। और 1 किलोमीटर लंबाई और 5.5 मीटर तक की इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, जो गांव की मुख्य पंचायत घर तक को जोड़ने के लिए बनाए जा रहे हैं विकास कर। RSRTC की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 रटा होना चाहिए, प्री में काफ़ी बार पूछा गया है। और RSRTC के द्वारा महिला दिवस या रक्षाबंधन या प्रतियोगी परीक्षा जो है परीक्षार्थी जो हैं उनको फ्री निःशुल्क यात्रा कराई जाती है, वो एडमिशन कार्ड दिखाना पड़ता है। ओके, रक्षाबंधन के दिन तो फ्री महिलाएं होती हैं सारी की सारी, और महिला दिवस के दिन भी महिलाएं फ्री होती हैं। ओके, मोटर वाहन पंजीकरण 2 करोड़ वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। रेलवे का अपना 67,956 किलोमीटर है, जो कि ऑल इंडिया का 8.83% है। डाक एवं दूरसंचार सेवाओं में डाकघर 10,287 हैं और टेलीकॉम उपभोक्ता 6.68 करोड़ है। अब ये रट लेना, प्री एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। सारे सवाल जो प्री और मेंस के बन सकते हैं वो इतने ही लेवल के होंगे। बाकी इसमें एक चीज़ और, ये वाला और मैं रिवाइज करा देता हूँ, ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, कुल मिला के हमारे राजस्थान में 23,321 मेगावाट का प्रोडक्शन किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा थर्मल एनर्जी है और सोलर एनर्जी का इंस्टॉल्ड तो हो चुकी है 9,228 मेगावाट की, लेकिन प्रोडक्शन 5,002 मेगावाट हो रहा है। विंड एनर्जी का 4338 मेगावाट का जो है वो इंस्टॉल्ड है और प्रोडक्शन 3734 मेगावाट का है। बायोमास 120 मेगावाट के। बिजली ट्रांसमिशन के लिए अभिनव योजना STNAMS स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एंड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। उसके अलावा कुल उपभोक्ता बिजली के उपयोग करने वाले 1.73 करोड़ हैं और घरेलू उपभोक्ता सबसे ज़्यादा हैं, 99% गाँव में जो है बिजली पहुँच चुकी है। दैट्स इट, थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।